बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत, ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखें। स्टूडेंट्स, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का फ़र्स्ट पोर्शन कवर कर लिया, जो कि हमने एफएससी लेवल से कवर किया था, और उसमें मैंने कुछ हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए थे। आज हम बीएससी लेवल से इस चैप्टर को देखेंगे, और जिस बुक को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो है सनाउल्लाह साहब की बुक। आप लोग किसी भी बुक से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये वाली परचेज़ कर लें। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी भी बीएससी की बुक से जो है ये चैप्टर जो है वो तैयार कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको स्पेशली जो है यही बुक लेनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन तो पहले ही आप लोग जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको 4 सीरीज़ में डिवाइड करते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D, ठीक है। और कौन कौन से पीरियड में आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट वाले एलिमेंट्स? 4, 5, 6 और 7th पीरियड में ये आ जाते हैं, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, और ये ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी हम लोग एफएससी लेवल पे देख चुके थे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या 3D सीरीज़ जो है उसको, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें जो है 3D ऑर्बिटल में फिलिंग होना स्टार्ट होती है, और 3D ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जो कि पेनल्टीमेट शेल के होते हैं। पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है? बाहर से अंदर वाला शेल जो होता है, ठीक है। बाहर से अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास सामने जो है 3D सीरीज़ की कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनमें से क्रोमियम और कॉपर की जो कन्फिग्रेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मीन के एबनॉर्मल है। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। 3D5 4s1 क्रोमियम की है, और कॉपर की जो है वो है 3D10 4s1, ठीक है। बाकी जो है जो ट्रेंड चल रहा है नॉर्मल वही ट्रेंड चलता आएगा। जैसे कि हम देखें वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन, स्कैंडियम की 3D1 4s2, दैन 3D2 4s2, टाइटेनियम की, वेनेडियम की 3D3 4s2, दैन क्रोमियम की जो है यहाँ पे चेंज हो गई, एबनॉर्मल हो गई इसकी। दैन मैंगनीज़ की 3D5 4s2, 3D6, 3D7, 3D8 और इसी तरह चलती जाती है। लेकिन आगे जो है फिर कॉपर की 3D10 हो जाती है। 8 के बाद जो है वो फ़ौरन से 10 मीन के यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। और जिंक की जो है 3D10 4s2 जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद जी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ या 4D सीरीज़ जो है, इसमें 4D ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होना स्टार्ट होती है पेनल्टीमेट शेल के 4D ऑर्बिटल्स के अंदर। और यहाँ पे आपके पास जी 4D सीरीज़ की भी कन्फिग्रेशन सामने नज़र आ रही है। इसमें मोलिब्डेनम और रुथेनियम, रोडियम, प्लाडियम और सिल्वर वगैरह की कन्फिग्रेशन जो है ये एबनॉर्मल है, और इनको आप लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने कन्फिग्रेशंस को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। आप लोग पिछले लेक्चर से यकीनन प्रिपेयर कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप वहाँ से तैयार कर लें पहले, और फिर जो है इस लेक्चर को प्रिपेयर करें। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ या 5D सीरीज़ जो है उसमें कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लाटिनम और गोल्ड की कन्फिग्रेशन जो है वो एबनॉर्मल होती है, 5D9 6s1 एंड 5D10 6s1। इसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो आप लोगों को ये भी पता है कि लेंथेनाइड सीरीज़ जो है उसमें एटॉमिक नंबर आ जाता है 58 to 71। फोर्थ सीरीज़ में प्रेजेंट होती है ये लेंथेनाइड सीरीज़। और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है फिर उसका भी मैंने आपको बताया था, वो फिर 7th पीरियड में आ जाती है एक्टिनाइड सीरीज़, ठीक है। और जो आपके पास गैप आता है 14 एलिमेंट्स का लेंथेनम और हैफनियम के दरमियान, इसको जो है 4f ऑर्बिटल्स जहाँ पे जो है वो फिल होते हैं, ठीक है। द गैप ऑफ 14 एलिमेंट्स बिटवीन लेंथेनम एंड हाफनियम हेल्प्स टू फुलफिल 4f ऑर्बिटल्स। इसमें 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, और वो f ब्लॉक में आ जाती है वो पूरी सीरीज़, जो कि हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड पे रख देते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ या 6D सीरीज़ जो है, 6D सीरीज़ के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें 6D ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, और ये 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। इनमें भी कन्फिग्रेशन आपको सामने टेबल में नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। छोटा सा टेबल इसलिए इसका दिया हुआ है, ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं किए हुए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स आइंस पे मुश्तमिल होते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो है वो सिंपल आइंस की बजाय कॉम्प्लेक्स आइंस पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, मीन के आयनिक कंपाउंड हो, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे हम NaCl की एग्जांपल ले लें, NaCl को हम वाटर में डालेंगे तो Na पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन में इसने डिसोसिएट हो जाना है। दोनों सिंपल एनाइन और कैटाइन जो है दोनों सिंपल आइंस हैं। लेकिन हमारे पास अगर CuNH3 4
होल टू पॉजिटिव, ये वाला अगर आपके पास आयन हो तो इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आपके पास एज सच रहेगा, ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। अगर आप ये वाली एग्जांपल लें, AgNH3 ट्वाइस और Cl है बाहर, तो इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये अलहदा होगा, और जो Cl नेगेटिव आयन है ये एक तो सिंपल आयन हमारे पास आएगा और दूसरा जो है वो Ag यहाँ पे गिवन भी है, मैं यहीं से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें तो AgNH3 ट्वाइस और नेगेटिव, ये जो है कॉम्प्लेक्स एनाइन है इसमें, और सिंपल बल्कि यहाँ पे कैटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाए जिसमें आपके पास सिंपल एनाइन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स एनाइन भी प्रेजेंट हो, सॉरी एनाइन या कैटाइन कोई भी हो सकता है, सिंपल आइंस के साथ साथ कॉम्प्लेक्स आइंस भी प्रेजेंट हो, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसमें आपको एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है NH3 होल 4 2 पॉजिटिव, इसके अलावा AgNH3 होल 2 और देन नेगेटिव, एंड NiNH3 6 2 पॉजिटिव। ये जो हैं ये एग्जांपल हैं कोऑर्डिनेशन आइंस की या कॉम्प्लेक्स आइंस की। दीज आर आल्सो नॉन एज आइंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के आइंस भी इन्हें कहा जाता है। द स्पीशीज इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमेन एज सिंगल एंटिटी, ये जो है सिंगल यूनिट के तौर पे रहते हैं जो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी स्पीशीज हैं। दे डू नॉट आयनाइज टू गिव द कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटली, इसमें आपके पास कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते, जैसे निकल अलहदा नहीं होगा, NH3 अलहदा नहीं होगा, तो ये ऑन द होल जो है एक कॉम्प्लेक्स आइन बन जाता है। तो इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम इस बॉक्स को देख लें तो इसमें आपको बताया हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन है और क्लोरोफिल है ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दो एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इन्हें यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल डाइंग में, और ट्रेस एलिमेंट्स के तौर पे जो है इनको एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, सॉरी एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत कम मिकदार में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस को हम चैप्टर के एंड पे इंशाल्लाह ताला डिटेल में देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल साल्ट्स में क्या डिफरेंस है। डबल साल्ट्स जो है वो ऐसे साल्ट्स होते हैं जो कि दो साल्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम डबल साल्ट कहते हैं। जैसे आपके पास FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपके पास डबल साल्ट होगा। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे वाटर के अंदर, जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसा कंपाउंड। द कंपाउंड्स आर डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव, ये आपके पास कंपाउंड जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो Fe2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बनेगा, SO4 नेगेटिव बनेगा और वाटर अलहदा हो जाएगा। तो इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, तो ये डबल साल्ट है। अगर आपके पास जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, जैसे K4FeCN6 है, इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसके आपके पास 4K पॉजिटिव बनेंगे, यानी कि 4 पोटाशियम आइंस बनेंगे जो कि सिंपल कैटाइंस हैं। इसके साथ साथ FeCN6 4 नेगेटिव, ये जो यूनिट आपके पास एक बना है अब ये फर्दर सेपरेट नहीं होगा अपने कंपोनेंट्स में या आइंस में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स आइन है जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड बन रहा है इन दोनों मतलब कैटाइन और एनाइन से, कैटाइन आपके पास सिंपल था और जो एनाइन था वो कॉम्प्लेक्स था, तो बनने वाला कंपाउंड जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। FeCN6 4 नेगेटिव जो है ये फर्दर जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा, मीन कि ये Fe2 पॉजिटिव आइंस के टेस्ट नहीं देगा, जिससे ये साबित होता है कि Fe2 पॉजिटिव इसमें से सेपरेट नहीं होगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। लाइगेंड्स, इसको आप लिगेंड्स भी पढ़ सकते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आइंस होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, और इनको हम लाइगेंड कहते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज अमोनिया, वाटर, इथाइलिन, डायमीन, एंड आइंस सच एज Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव, ये सारे जो हैं ये लाइगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ लाइगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, कितने लाइगेंड्स डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं वही जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 12, ये भी याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 1 से 12 के दरमियान जो है वेरी कर सकता है, बट मोर कॉमन आर 4 and 6, ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं वो 4 और 6 होते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिल्वर Ag, अच्छा जी सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, AgNH3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव में
तो 2 है यहाँ पे सिल्वर का, क्योंकि NH3 जो है वो न्यूट्रल है। और आपके पास जो है एंड दैट ऑफ प्लाटिनम इज़ प्लाटिनम इन PTCl6 2 नेगेटिव, PTCl6 2 नेगेटिव में प्लाटिनम का जो है वो 6 है। और ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का मेथड जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है जिसके अंदर आपके पास मेटल भी प्रेजेंट होती है और लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस सारे पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। द लाइगेंड्स एंड मेटल एटम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स बिहेव एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जी कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन कम्प्लेक्स साइन। कम्प्लेक्स साइन के ऊपर चार्ज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सम बेसिक रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ रूल्स बताए हुए हैं। रूल्स आप लोग पहले से भी जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ग्रुप 1 एलिमेंट जो है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह हैं, हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, उनकी +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड ग्रुप वालों की जो है वो +2 होती है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है, सिवाय हाइड्राइड्स के अंदर, हाइड्राइड में उसका -1 होता है। और इन अ कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन का -1 होता है। द सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वेटेड टू द एक्चुअल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइन, और उनको फिर इक्वल किया जाता है टोटल चार्ज के और उनको सम कर लिया जाता है। सारे जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं या जितने भी आयंस होते हैं उनके चार्जेस को हम सम करते हैं तो हमारे पास टोटल चार्ज के इक्वल आंसर आना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लें CuNH3 2 पॉजिटिव कॉपर आयन कैरीज +2, यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये कॉपर आयन का ही है, क्योंकि NH3 जो न्यूट्रल है, बाय 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इट्स मीन ये 2 पॉजिटिव कॉपर का ही है। ठीक है। और NH3 मॉलिक्यूल्स जो है ये न्यूट्रल हैं, देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज +2। सिमिलरली द कॉम्प्लेक्स आयन AgCN2 1 नेगेटिव, Ag आयन जो है जो सिल्वर आयन है इसके ऊपर ये 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे +1 चार्ज है। और CN नेगेटिव जो है नहीं, यहाँ पे हमारे पास CN नेगेटिव के ऊपर एक CN का -1, 2 CN का -2 हो जाएगा। और जस्ट अ मिनट, एक CN का -1 और 2 CN का -2 हो जाएगा। और साथ में सिल्वर का जो है वो +1 होगा, तो आपके पास आंसर आना चाहिए -1। ठीक है। आंसर -1 कब आएगा? यहाँ पे +1 पुट करेंगे तो तब आपके पास आंसर -1 होगा। तो इट्स मीन ये जो +1 है ये किसका है? ये आपके पास सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज़ -1, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स होते हैं। इफ़ द लाइगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम ओनली बाय 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देन द लाइगेंड इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लाइगेंड। मोनोडेंटेट लाइगेंड का मैंने आपको बताया था, या यूनिडेंटेट लाइगेंड भी इन्हें कहते हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल क्लोराइड NO2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, वाटर, अमोनिया और कोबाल्ट। लाइगेंड्स हैविंग 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स, उनको हम पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं। उसमें आपके पास फिर बाइडेंटेट आ जाते हैं जिनमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, और ट्राइडेंटेट जिनमें 3 डोनर एटम्स होते हैं, टेट्राडेंटेट जिनमें टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह आते जाएंगे आगे, जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल है FeCN6 4 नेगेटिव। इसमें CN नेगेटिव जो है वो आपके पास मोनोडेंटेट लाइगेंड है इन अ कॉम्प्लेक्स साइन 1। और इथाइलिन डायमीन जो है, ये जो इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये एक न्यूट्रल लाइगेंड है और ये बाइडेंटेट लाइगेंड है। इसमें क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम्स ही डोनर्स हैं, दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है। इथाइलिन डायमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। और CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, COO नेगेटिव 2 नेगेटिव और बाइडेंटेट लाइगेंड। ये बाइडेंटेट लाइगेंड के एग्जांपल्स हैं विद डबल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेस बताए हुए हैं, और ये आपके पास एक बाइडेंटेट लाइगेंड था क्योंकि ये 2 पॉइंट से या 2 एटम्स के ज़रिए जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन रहा है जो कि चिलेट होता है। ठीक है। चिलेट्स के बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है। और यहाँ पे CN नेगेटिव जो है, ये सारे CN जो है ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, और मोनोडेंटेट लाइगेंड जो है वो रिंग नहीं बनाते बल्कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास चिलेट्स आ जाते हैं। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्पेशल टाइप होती है कंटेनिंग 1 और मोर रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनते हैं कि जब आपके पास पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक से ज़्यादा पॉइंट
पॉइंट्स से बना रहे होते हैं मेटल एटम के साथ, तो वहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। और रिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम चिलेट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमीन जो है ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, और जब ये मेटल आयन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है चिलेशन की, निकल DMG कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको बनाया जाता है व्हेन निकल आयन Ni2 पॉजिटिव रिएक्ट्स विद डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम। DMG मीन डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम जो है उसका निकल 2 पॉजिटिव आयन के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है इन एन अमोनिकल मीडियम 3 एज शोन इन द फिगर, जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। DMG का निकल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे चिलेशन का प्रोसेस होगा। एक रिंग जो है वो ये बन रहा है और दूसरा रिंग जो है ये दो यहाँ पे बन रहा है। मीन के यहाँ पे दो DMG मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि Ni2 पॉजिटिव स्टेट में था, और यहाँ पे जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये चिलेशन का प्रोसेस है। ये DMG का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम DMG जो है ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आयरन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सलेट आयन एज लाइगेंड एंड इज गिवन बिलो। ऑक्सलेट आयन जो है ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है और आयरन के साथ जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो ऑक्सलेट आयन है ये आपके पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है और यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला रिंग बन रहा है, 5 मेंबर रिंग बन रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, पहले भी आप लोग जानते हैं। 3 ऑक्सलेट आयन सराउंड Fe3 पॉजिटिव आयन फ्रॉम 6 साइड्स, 6 साइडों से जो है वो 3 ऑक्सलेट आयन Fe3 पॉजिटिव आयन को सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से 5 मेंबर के जो है वो 3 रिंग्स बन जाते हैं। देयर आर 3 5 मेंबर रिंग्स अराउंड Fe3 पॉजिटिव आयन। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास EDTA का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट हेक्साडेंटेट लाइगेंड, ये एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट सॉरी, इसको हम EDTA कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर चिलेटिंग मेटल आयन, चिलेटिंग मेटल आयन के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स, जो चिलेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एक तो चिलेट इफेक्ट है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द चिलेटिंग ligands such as ethylene diamine, EDTA etc are more stable than those formed by the monodentate ligand। इसका मतलब ये हुआ कि जो चिलेशन के अमल से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मीन कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें पॉलीडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। This enhanced stability of the complexes containing chelating ligands is called chilate effect। इसको हम chilate effect कहते हैं। For example, the nickel complex with chelating ligand ethylene diamine is more stable than corresponding complex with ammonia ligand। तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल भी बता दिया है कि मोनोडेंटेट वाले जो है वो इतने स्टेबल नहीं होते जितने कि पॉलीडेंटेट वाले लाइगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो स्टेबल होते हैं। यहाँ ये वाला लेस स्टेबल है आपके पास अमोनिया वाला, और EN वाला इथाइलिन डायमीन वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें चिलेशन का प्रोसेस आ जाता है। नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स, जितने ज़्यादा रिंग्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके पास चिलेटिंग आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मीन स्टेबिलिटी का चिलेट रिंग्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स के साथ। उसके बाद साइज़ ऑफ चिलेट रिंग्स, अच्छा जी इसको आप लोग ध्यान से देखें कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेटल चिलेट्स विद 5 मेंबर्ड रिंग, ऐसे मेटल चिलेट जिनमें 5 मेंबर रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन एक और बात भी याद रखें कि चिलेट्स हैविंग 6 मेंबर्ड रिंग्स आर स्लाइटली लेस स्टेबल, लेकिन 5 के बाद वाला जो 6 मेंबर रिंग वाला है वो लेस स्टेबल होता है। एंड चिलेटिंग लाइगेंड सच एज ethylene diamine oxalate ion glycine and dimethyl glyoxime form quite stable 5-membered chelates। It may be noted that those 5-membered chelates are more stable when atoms in the ring are joined only by single bonds। वो वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि जिसमें एटम सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जो लाइगेंड्स होते हैं उनमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर 6 मेंबर्ड चिलेट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 5 मेंबर्ड वाले वो स्टेबल हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और 6 मेंबर्ड चिलेट्स हैविंग डबल बॉन्ड्स आर, और हम कह सकते हैं अनसैचुरेशन इन द रिंग आर मोर स्टेबल, ठीक है। अगर रिंग में अनसैचुरेशन है और 6 मेंबर रिंग है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर रिंग में अनसैचुरेशन नहीं है बल्कि सैचुरेशन है और वो 5 मेंबर रिंग है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन से याद कीजिएगा। देन कोरिस्पॉन्डिंग 5 मेंबर्ड रिंग्स और चिलेट्स। Applications of chelates compounds, biological importance of chelates, vitamin B12 जो है ये essential है for human body is a cobalt complex। अच्छे से याद कीजिएगा, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन। हीमोग्लोबिन is red blood cells, in red blood cells contains certain
porphyrin complex and Fe2 positive ion in the central metal ion. Chlorophyll is a green plant pigment containing a magnesium porphyrin complex. उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो वगैरह जो ग्रुप्स हैं जो कि लाइगेंड्स के तौर पे जिन्हें यूज़ किया जाता है, इन्हें पहले फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो का नेम दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है आयोपिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इन्हें फ्लोरिडो क्लोरिडो एंड ब्रोमिडो का नाम दिया जाता है। लेकिन दोनों तरह के नेम जो है वो मोस्टली जो है वो यूज़ किए जाते हैं, मीन के एक्सेप्टेबल हैं दोनों तरह के। NO2 जो है विच वाज अर्लियर नेम्ड एज नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो का नेम दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसे नाइट्रेटो कहा जाता है। ONO वाज अर्लियर नेम नाइट्रेटो बट इज़ नाउ कॉल्ड नाइट्रेटो ओ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कुछ पुरानी और नई जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। पॉजिटिव लाइगेंड्स एंड इन IUM, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव लाइगेंड के एंड पे हम IUM लगाते हैं। जैसे NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, ठीक है, और NH2 NH3 पॉजिटिव है तो हाइड्रोजीनियम होगा, NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम है। ठीक है, इनके एंड पे IUM आता है। न्यूट्रल लाइगेंड्स आर नेम्ड एज सच, न्यूट्रल लाइगेंड का नेम बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा, जैसे ये इथाइलिन डायमीन है, C5H5N है, पायरिडीन है, एंड C6H5 थ्राइस P है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से याद किया करें। नेमिंग इन नेमिंग न्यूट्रल लाइगेंड्स, फॉर एग्जांपल वाटर को एक्वा कहा जाता है, NO को नाइट्रोसाइल, NH3 को अमीन, इसमें डबल M आता है, CO को कार्बोनिल कहा जाता है। द स्पेलिंग ऑफ अमीन इज विद डबल M एंड दिस इज यूज फॉर NH3 वाइल ऑल अदर अमीन्स आर स्पेल्ड विद सिंगल M। ठीक है, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ लाइगेंड्स में प्रीफिक्सेस यूज़ की जाती हैं, डाई ट्राई टेट्रा, डिपेंड करता है कि कितने जो है वो लाइगेंड्स यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल लाइगेंड्स विच ऑलरेडी हैव डाई ट्राई एक्सेट्रा ऑन देयर नेम्स देन प्रीफिक्सेस, अगर कोई ऐसा लाइगेंड है जिसमें डाई या ट्राई का वर्ड पहले से यूज़ हुआ हुआ है तो फिर उनके साथ हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस वगैरह। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है CuEn ट्वाइस Cl2, तो इसमें हमारे पास जो En है ये इथाइलिन डायमीन है, तो इसमें डाई का वर्ड पहले ही आ रहा है, अमीन के डाई की प्रीफिक्स पहले ही आ रही है, तो इसको हम बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर 2 क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, इथाइलिन डायमीन के लिए हमने डाई इथाइलिन डायमीन नहीं कहा बल्कि बिस इथाइलिन डायमीन, और इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और फिर कॉपर 2 और फिर क्लोराइड, कॉपर के आगे जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के और फिर एंड पे जो है आपके पास जो स्पेक्टेटर आइन था उसको बाहर लिखा। एब्रीवेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, फॉर कॉम्प्लिकेटेड नेम्स ऑफ द लाइगेंड्स एब्रीवेशंस आर जनरली यूज। फॉर एग्जांपल द इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन को स्मॉल n से शो किया जाता है यूजुअली। ठीक है, EN, और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, जैसे कि इथाइलिन डायमीन का यहाँ पे ये फार्मूला है H2NCH2CH2NH2। ठीक है, और इसको EN एब्रीवेशन से यूज़ किया जाता है। पायरिडीन C5H5N, इसको PY एब्रीवेशन से यूज़ किया जाता है। ऑक्सलेट COO नेगेटिव, इसको OX से यूज़ किया जाता है ऑक्सलेट को। और डाई इथाइलिन ट्राई अमीन जो है इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको डाईइन DIEN से शो किया जाता है। ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन इसका स्ट्रक्चर, और फिर TRIEN ट्राइन से जो है इसे यूज़ किया जाता है एब्रीवेशन से। आगे भी कुछ हैं हमारे पास। इथाइलिन डायमीन टेट्राइसिटेट जो है EDTA से कहा जाता है। ग्लाइसिन आइन को GLY कहा जाता है, इनके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम को DMG कहा जाता है। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को DMSO कहा जाता है। ठीक है, नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आइन, लाइगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, ये भी मैंने पीछे आपको रूल सारे बताए थे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताए थे, जहाँ पे थोड़ा डिटेल में है कि लाइगेंड्स को नेम सबसे पहले दिया जाता है बाई सेंट्रल मेटल एटम एंड एट द एंड, और सेंट्रल मेटल एटम को बिल्कुल एंड पे दिया जाता है। मीन की ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं हम। द लाइगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी मैंने आपको बताया था, रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज एंड नंबर ऑफ ईच। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन कि उनके डाई ट्राई वगैरह प्रीफिक्सेस को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके अपने जो नेम का फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली उन्हें अरेंज करेंगे। एंड द नंबर ऑफ द लाइगेंड इज ट्रीटेड एज द यूनिट एंड प्रीफिक्सेस डाई ट्राई एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल डाई अमीन इज लिस्टेड अंडर A एंड नॉट अंडर D, डाई अमीन को हम A के अंडर लेंगे, D के अंडर नहीं लेंगे, मीन डाई का D हम काउंट नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल्स नेगेटिव लाइगेंड्स वर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लाइगेंड्स। ठीक है, पहले ये रूल था कि पहले नेगेटिव देन न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव को लिखा जाता था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आइंस व्हेन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स इज कैटाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैटाइन है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो फिर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है उसको एज सच लिखा जाता है। देन इट इज़ फॉलोड इमीडिएटली बाय रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल से जो है पैरेंथेसिस के अंदर उसकी
ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर के आगे हम 2 लगा दें ब्रैकेट्स के अंदर, कोबाल्ट के आगे 2 लगा दें, तो इस तरह लिखते हैं। एंड व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो तो फिर हम मेटल के नेम के साथ ATE की एडिशन करते हैं एंड द नेम ऑफ द मेटल एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द मेटल अलॉन्ग विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो एज इट इज़ आएगी, जैसे फेरेट 2 आएगा और आर्जिनेट 2 सिल्वर के लिए, और मैंगनेट 2 और निकलेट 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते होते हैं। न्यूट्रल के लिए अलग है रूल कि नेम ऐसा चाहेगा मेटल का, और उसके बाद जो है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को पैरेंथेसिस में शो करेंगे। और अगर आपके पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है उसके ऊपर मीन के नेगेटिव चार्ज है, तो फिर आपके पास जो मेटल का नेम है उसके एंड पे ATE लगाएंगे और उसी तरह आगे जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। नेम ऑफ सम टिपिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, जैसे K2HgCl4 है तो इसे हम पोटाशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2 लिखेंगे। सबसे पहले पोटाशियम मीन जिस स्पेक्टेटर आइन जो कि आपके पास कैटाइन था उसका नेम सबसे पहले आपके पास आया पोटाशियम का, उसके बाद जो है वो लाइगेंड का नेम आया। 4 जो है वो क्लोरिडो हैं तो टेट्रा क्लोरिडो, और फिर जो है मर्क्यूरेट, और फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। Na3CO NO2 6, इसको हम कहेंगे सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो N कोबाल्ट 3। यहाँ पे हम जो है N लिख रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन से जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। K4NiCN4 है, इसको हम कहेंगे पोटाशियम टेट्रा सायानो निकलेट 0। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल की 0 है, और निकलेट हमने क्यों लिखा है ये आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पे भी एट आ रहा है, ये जो आपके पास मेटल है उसके नेम के साथ ATE क्यों आ रहा है ये आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सबके साथ ही ATE आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, चलें इसको आप लोग देख लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए आपको सामने नज़र आ रहे हैं नेम। इन सबको फार्मूलों को आप देख के लिख लें, सारे फार्मूला लिख लें, और उसके बाद इनके नेम आप ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जो है वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और ख़ुद से प्रैक्टिस किया करें। 2 और मोर मेटल आइंस, अगर एक या एक से ज़्यादा मेटल आइंस प्रेजेंट हैं, इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 और मोर मेटल आइंस इट इज़ कॉल्ड अ पोली न्यूक्लियर कम्प्लेक्स। ऐसे कम्प्लेक्स को हम पोली न्यूक्लियर कम्प्लेक्स कहते हैं। एंड द लाइगेंड्स विच लिंक द 2 मेटल एटम्स आर कॉल्ड ब्रिज ग्रुप्स। और जो लाइगेंड जो है 2 मेटल के साथ ग्रुप बॉन्ड बना रहे होते हैं उन्हें हम ब्रिज ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप OH को देखें तो दोनों आयरन के साथ जो है वो ये दोनों OH जो है वो बना रहे हैं बॉन्ड्स, तो ऐसे लाइगेंड्स को हम ब्रिज ग्रुप कहेंगे। एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय हाइफन्स। ठीक है, उसके बाद जी एंड डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू, और ग्रीक लेटर म्यू से जो है हम इन्हें शो करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर टोटल यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 and 4 8 आ जाएंगे। तो ऑक्टा एक्वा देन म्यू, और म्यू में हमारे पास 2 OH हैं तो डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन। ठीक है, आयरन, और फिर उसके बाद आयरन के आगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन लास्ट पे जो है वो सल्फेट आ जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। देन geometrical isomers are named by the terms cis and trans depending upon whether the similar ligands are on the same side और on opposite sides of the central metal ion। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है PTNH3 twice Cl2, तो इसकी ये 2 फॉर्म्स हैं cis and trans। और इसको हम यहाँ से अगर देखें तो दोनों क्लोरीन जो हैं वो एक ही साइड पे हैं तो ये सिस फॉर्म है, और दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस है। यहाँ पे 90 का एंगल होता है दोनों के दरमियान, अगर दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल हो तो वो आपके पास ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का नेम है हमारे पास डाई अमीन डाई क्लोरिडो प्लाटिनम 2। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट देखें थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने देखनी है। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ही काम किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बारे में, मीन के उनके स्ट्रक्चर उनकी बॉन्डिंग्स वगैरह के बारे में, इनके पोस्टुलेट सबसे पहले हम देखते हैं। वर्नर ने जो वर्क किया था जिन कम्प्लेक्सेस के ऊपर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ये याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स पे इन्होंने काम किया था, तभी तो हम लोग इनकी थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कम्प्लेक्सेस को ही डिस्कस करेंगे और बाकी को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देखें इनकी थ्योरी के, तो ये हमें ये कहते हैं कि मेटल पोजेसेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। मेटल की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक वैलेंसी को हम प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं, और दूसरी वैलेंसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी है इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं आजकल। ठीक है, और दूसरी जो सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट जो इसका है, दूसरा जो पोस्टुलेट्स है वर्नर
वर्नर्स की थ्योरी का, वो ये कहता है कि प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज जो हैं वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल इन सिंपल सॉल्ट सच एज CuCl3, CuSO4, AgCl। तो इस सब में आप देखें तो जो सेंट्रल जो आपके पास मेटल एटम है उसके साथ जो है वो एनाइंस ने ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया हुआ है। प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट, कॉपर एंड सिल्वर आर 3 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ 3 क्लोराइड एटम्स हैं और इसके साथ जो है वो आइंस हैं। इसके साथ सल्फेट जो है उसका 2 नेगेटिव है और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो 3 to 1 जो है इनकी प्राइमरी वैलेंसीज हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय अदर नेगेटिव आइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्नर ने नेगेटिव आइंस पे ही स्टडी की थी। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट नेगेटिव आइंस ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये आप आगे देखेंगे तो मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन वर्नर ने जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स पे और नेगेटिव आइंस पे ही स्टडी किया था, उनको ही ज़्यादा डिटेल में देखा था। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे यही नेगेटिव आइंस की ही बात करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय अदर नेगेटिव आइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो या तो नेगेटिव आइंस के ज़रिए सेटिस्फाई हुई होती हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के ज़रिए। जब हम स्ट्रक्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने नोट करना है कि सेकेंडरी वैलेंसीज को हम थिक लाइन से शो करेंगे और प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इट्स को रिस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। एवरी मेटल आइन हैज़ अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। हर जो मेटल आइन होता है अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी रखता है। एवरी मेटल हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। हर मेटल की फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ द और ligands satisfying the secondary valencies are always directed towards fixed positions। वो ligand जो कि secondary valencies को satisfy कर रहे होते हैं उनकी fixed position होती हैं स्पेस के अंदर around the central metal ion and the geometry of the complex is determined by number and arrangement of such ligand। मीन के secondary valency वाले जो ligands हैं वही geometry को determine कर रहे होते हैं। The primary valencies are non directional। primary valencies जो होती हैं वो non directional होती हैं, मीन के वो geometry में कोई important role play नहीं करेंगे and play no important role in determining the geometry of the complex compound। Thus on the basis of the Werner's theory the complex CuCl3.6H2O, ये जो है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको डॉटेड लाइन से जो है ये प्राइमरी वैलेंसीज शो की हुई हैं क्लोराइड आइंस। ठीक है, और NH3 वाली जो है सेकेंडरी वैलेंसीज हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज ही इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगी, प्राइमरी वैलेंसीज का कोई रोल नहीं होगा। कोबाल्ट हैज़ 3 प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसीज शोन बाय द डॉटेड लाइंस सेटिस्फाइड बाय क्लोरीन एंड इट हैज़ 6 सेकेंडरी वैलेंसीज शोन बाय द डार्क लाइंस एंड आर सेटिस्फाइड बाय अमोनिया molecules। In modern notation the complex ion is shown in square brackets with ionizable ligands outside the coordination sphere। coordination sphere के बाहर जो है प्राइमरी वैलेंसी को आजकल मॉडर्न नोटेशन में जो है इस तरह से लिखा जाता है कि प्राइमरी वैलेंसी को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और सेकेंडरी वैलेंसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जबकि पहले जो है वो स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिखा जाता था CuCl3.6H2O, कुछ इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो वैलेंसी लिखी हुई होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है और अंदर वाली जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। फार्मूला ऑफ सर्टेन कम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ पे वर्नर्स के फार्मूले लिखे हुए हैं, देन मॉडर्न फार्मूला लिखा हुआ है, देन कैटाइन एनाइन, मीन के उसी जो फार्मूला है उसको ब्रेक करके उसका कैटाइन और अलग करके लिखा हुआ है एनाइन और कैटाइन। टोटल नंबर ऑफ द आइंस आफ्टर डिसोसिएशन n। ठीक है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइंस होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ AgNO3 यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें बहुत सी बातें समझ में आएंगी, इस टेबल को बहुत गौर से आपने देखना है। वर्नर ने जो फार्मूला दिया था CuCl3.6H2O, CuCl3.5H2O, CuCl3.4 H2O नहीं है, यहाँ पे NH3 है, CuCl3.3NH3। ठीक है, मॉडर्न फार्मूले में हम इनको इस तरह से लिखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो फर्स्ट में आपके पास 3Cl3 हैं और सेकंड में Cl2 हैं और थर्ड में एक Cl है और लास्ट में हमारे पास कोई Cl नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें ना तो ये आप आइंस में किस तरह से टूटेंगे, सिंपल सी बात है, जो आपके ब्रैकेट के बाहर वाले आइंस हैं वो एनाइंस हैं, वही प्राइमरी वैलेंसी है, उसको आप अलग कर लें। 3Cl नेगेटिव हैं तो आपके पास 3Cl नेगेटिव जो है वो एनाइन आ गया। कैटाइन जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला सारा का सारा कैटाइन आ जाएगा। 3Cl नेगेटिव हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 पॉजिटिव जो है वो चार्ज होगा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। 2Cl नेगेटिव है नेक्स्ट में तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, दोनों तभी तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास। देन Cl नेगेटिव 1 है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है मीन जो हमारा कैटाइन होगा उसके ऊपर चार्ज +1 होगा। ठीक है, फर्स्ट में +3 है क्योंकि 3Cl नेगेटिव थे, सेकंड में जो है वो +2 है क्योंकि 2 Cl नेगेटिव थे और थर्ड में 1 Cl नेगेटिव है तो +1 चार्ज होगा स्क्वायर ब्रैकेट
ब्रैकेट के ऊपर। और लास्ट वाला जो है ये नॉन आयोनाइजेबल है क्योंकि इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं। तो सेकेंडरी वैलेंसीज तो आपको पता है वो नॉन आयोनाइजेबल होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आइंस देखें तो काउंट कर लें, एक ये जो आपके पास कैटाइन है और 3 जे एनाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस हो गया 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द AgNO3 यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन, कितने AgNO3 यूज़ होंगे, डिपेंड करता है कि कितने Cl नेगेटिव हैं, मीन के कितनी प्राइमरी वैलेंसीज हैं। तो 3 इसमें थे तो 3 होंगे AgNO3 यूज़ होंगे। दूसरे में 2 Cl नेगेटिव हैं तो 2 यूज़ होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे, 2 Cl नेगेटिव और एक जो है आपके पास कैटाइन है, तो टोटल 3 हो गए। नेक्स्ट में आपके पास एनाइन भी एक है, कैटाइन भी एक है, तो टोटल जो है वो 2 हो गए और एक जो है वो AgNO3 यूज़ होगा और लास्ट वन जो है उसमें कोई भी यूज़ नहीं होगा, मीन कि उसमें आइंस बनेंगे ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी देखें, वैलिडिटी ऑफ वर्नर्स कोबाल्ट 3 अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस। वर्नर ने जो कोबाल्ट 3 अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस हमें बताए थे, जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो कि सारे हमने यहाँ पे देखे हैं, उनको अगर हम उनकी डिटेल देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कैन बी डन बाय केमिकल रिएक्टिविटी और बाय प्रेसिपिटेशन डाटा। इनको जो है हम इनकी वैलिडिटी हम किस तरह कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन डाटा के ज़रिए। वी डू द प्रेसिपिटेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लोरीन as chloride ion by adding silver nitrate solution to freshly prepared solution of the complexes। कॉम्प्लेक्स का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाल देंगे, तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड जो है उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने प्रेसिपिटेट्स बने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे उस डाटा को। द नंबर ऑफ द क्लोराइड आइंस प्रेसिपिटेटेड आर, क्लोराइड आइन कितने प्रेसिपिटेट होंगे, 3 to 1 and 0 रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास टेबल था उसके अंदर ये मीन के वहाँ पे फर्स्ट में 3, सेकंड में 2 एंड लास्ट थर्ड में 1 एंड लास्ट में 0 जो है वो प्रेसिपिटेट्स हुए। दिस प्रोवाइड अस द प्राइमरी और आयोनाइजेबल वैलेंसीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे प्राइमरी या आयोनाइजेबल वैलेंसी जो है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। आर गिवन बाय वर्नर्स टू अंडरस्टैंड डू द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस, दैट इज CrH2O 6Cl3, ये आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाता है CrH2O 5Cl2। अब देखें तो फर्स्ट वाले में आपके पास जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, मीन के Cl3 जो है, मीन के ब्रैकेट के बाहर जो है वो 3 क्लोराइड आइंस हैं, सेकंड में 2 क्लोराइड आइन हैं। और इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि CONH3 5Br। नेक्स्ट आपको बताया कि CONH3 5Br और ब्रैकेट के बाहर SO4 है, देन CONH3 5SO4Br। अब Br को बाहर ले आए हैं सेकंड में और SO4 को अंदर ले गए हैं, और इस वाले में Br अंदर था और SO4 जो था वो बाहर था। तो यहाँ पे आपके पास 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं, ठीक है। एक वो जिसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो थे ब्रैकेट के अंदर थे और 3 क्लोराइड आइन बाहर थे। दूसरा वो था जिसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर थे, 2 क्लोराइड आइन और 1 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर था। तीसरा वो था जिसमें कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया थे और ब्रोमीन था, और बाहर जो है वो SO42 नेगेटिव सल्फेट आइन था। लेकिन दूसरे लास्ट वन में आपके पास 5 अमोनिया अंदर, 1 सल्फेट अंदर और ब्रोमीन जो है उसको बाहर निकाल दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि कंपाउंड 1 जो है जो आपके पास था CrH2O 6Cl3, जो फर्स्ट कंपाउंड है, विल गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विद AgNO3। तो इसने तो AgCl के प्रेसिपिटेट देने हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ। इस कोरस्पॉन्ड टू प्रेजेंस ऑफ द 3 क्लोराइड आइंस। तो यहाँ पे 3 क्लोराइड आइन की प्रेजेंस का हमें पता चलता है, एंड द कंपाउंड 2 विल गिव प्रेसिपिटेट कोरस्पॉन्डिंग टू ओनली 2 क्लोराइड आइन, और सेकंड वाला जो है वो 2 क्लोराइड आइन के लिहाज से प्रेसिपिटेट देगा। अब कंपाउंड 3 जो आपके पास है वो टेस्ट देगा फॉर सल्फेट आइन, क्योंकि उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सल्फेट आइन ही तो है। और लास्ट वाला जो है वो ब्रोमाइड आइन के लिए टेस्ट देगा, सल्फेट आइन के लिए टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से प्राइमरी वैलेंसी जो है वो वेरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जी थ्योरी आ जाती है सिडविक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट जिसको हम EAN कहते हैं, 1927 सिडविक एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिडविक ने 1927 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। ही कंसिडर्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल एटम और आइन। इन्होंने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की कि लाइगेंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम को। ही सजेस्टेड दैट द मेटल आइन विल कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टिल इट अचीव्स द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन इन्होंने यूनिक बात क्या की, इन्होंने ये कहा कि मेटल आइन जो है वो तब
तक इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक कि वो नेक्स्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अपने से नेक्स्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर लेता। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसको हम EAN कहते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड बाय द मेटल इज़ कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल जो है वो रिसीव करता है वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और मेटल ने नेक्स्ट जो है इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेनी है, मीन्स स्टेबिलिटी गेन कर लेनी है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 इन CONH3 2 3 पॉजिटिव, दैट इज़ हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आइन। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आइन के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज़ 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी और एटॉमिक नंबर भी स्टार्टिंग में बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो मैंने आपको ये कहा था कि 3D 4D और 5D सीरीज़ के जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक नंबर आप लोग लाजमी याद कर लें, क्योंकि आगे जी आपको काम आएंगे। तो अब जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर याद होगा तो वो इनको अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ जिसको याद नहीं है वो पहले एटॉमिक नंबर याद कर लें। जी तो देखें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है। इट हैज़ 27 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन कि इसके 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 3 और CO3 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट के ऊपर जब 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इट्स मीन कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। मीन 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय 6 NH3। 6 NH3 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे? एक NH3 जो है एक लॉन पेयर देगा, मीन कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो 6 जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, मीन 6 पेयर्स देंगे। ठीक है, 6 × 2 = 12। एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO3 पॉजिटिव आइन इन द कॉम्प्लेक्स 24 उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, 12 लाइगेंड ने दिए, तो टोटल जो है वो 36 हो गया। और 36 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लेनी है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आइन ने। दस EAN रूल परमिट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द लाइगेंड्स टू द मेटल आइन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेबल 5.7। इट हैज़ ओनली क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस, हाउएवर दिस थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये थ्योरी हमें ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती। एंड फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती आफ्टर एकोमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लाइगेंड। ठीक है, इसमें आप टेबल देखें तो टेबल में आपको जो है बहुत सी एग्जांपल दी हुई हैं। NiCO4, इसमें निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले बताया 28 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आइन 28 ही हैं, क्योंकि निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन ना गेन किया ना लूज़ किया। इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लाइगेंड, यहाँ पे जो है CO 4 हैं तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 CO 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 28 के अंदर आप 8 को जमा कर दें तो क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, मीन 36। फिर CrCO6 है तो इसमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। 24 जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने लाइगेंड से कितने लिए हैं? 6 लाइगेंड है, हर लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल 12 हो जाएंगे। 12 को 24 में आप जमा कर दें तो ये भी क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगी, क्रोमियम मेटल 36। ठीक है, FeCO5 आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 इसके इलेक्ट्रॉन है और CO5 हैं, हर CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 CO जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। 26 में आप 10 जमा करें तो 36, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा आयरन का। CuCN4 3 पॉजिटिव है। कॉपर जो है इसके 29 इलेक्ट्रॉन है, Cu के ऊपर +1 चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। 28 इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 28 में हर लाइगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और CN4 हैं तो 4 लाइगेंड जो है 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। 28 में 8 जमा करेंगे तो 36, तो इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 36 होगा। मीन क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेंड करनी है। नेक्स्ट सारी एग्जांपल्स आप लोग खुद अप्लाई कीजिएगा। FeCN6 4 नेगेटिव है, MoCO6 है, PtCl6 2 नेगेटिव है एंड PdNH3 6 4 पॉजिटिव है। हाउएवर देयर आर मैनी एक्सेप्शंस टू द EAN रूल। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैनी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉन इन विच द EAN रूल इज़ नॉट ओबेड। कुछ और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें EAN रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पे टेबल में जो है वो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी बताए हुए हैं जिनमें EAN रूल फॉलो नहीं होता। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगी और उसमें जो है बाकी जितना चैप्टर रह गया उसको हम लोग कवर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए, मेहनत करते रहिए और याद रखिए कि मेहनत का कोई भी जो है वो नेमुल बदल नहीं होता। मेहनत का कोई भी मीन के आप कह लें कि इसका कोई और मेहनत जो है, मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि उसका सिला आप लोगों को हर हाल में मिलता है। अगर उस फॉर्म में नहीं मिलता जिस फॉर्म में आप लोग चाह रहे हैं तो किसी और फॉर्म में आपको सिला मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई वो नहीं होता, मीन के मुतबादिल नहीं होता। ठीक है, मुझे वर्ड नहीं समझ में आ रहा था। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।